करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की इस वीडियो में, क्या नादीदा कुव्वतें भी इश्क और मोहब्बत की दिलदादा होती हैं? जिंदगी में हम जाने कितने लातादाद और बेशुमार लोगों से मिलते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे जहन में चिपक जाते हैं। और जब भी हम रोज़मर्रा की मसरूफियात से फरागत पाते हैं तो वो फ़ौरन जहन के पर्दे पर नमूदार हो जाते हैं। फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इन ख्यालात से छुटकारा नहीं पा सकते। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद थी। ज़िंदगी की किताब के बहुत से सफ़हात आगे बढ़ चुके हैं, मगर वो शख्सियत अपनी जगह उसी तरह बराजमान है। स्कूल के ज़माने में हम 3 दोस्तें थीं, मैं, बतूल और मारूह। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद हम सब ने एक साथ कॉलेज में जाने का फ़ैसला किया। आज हमारा कॉलेज में पहला दिन था। हम बुरी तरह कंफ्यूज थीं। हमारी पहली क्लास 9 बजे थी और 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। कॉलेज निहायत वसी और अरीज़ इमारत में फैला हुआ था। हर तरफ बेशुमार लड़कियां आ जा रही थीं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किसी को रोक कर अपनी क्लास का पूछते। कशफ, सिर्फ 10 मिनट है, प्लीज यार तुम ही किसी से पूछ लो, वरना पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। बतूल ने इल्तिजाइया अंदाज में मेरी तरफ देखा और आखिरकार हिम्मत करके मैंने पास से गुजरती हुई एक लड़की को रोक लिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की क्लास किस तरफ है? जी, मैं भी आपकी ही क्लास फेलो हूँ, आप मेरे साथ आए, मैं भी उसी तरफ ही जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। हम सब ने सुकून का सांस लिया और उसके साथ चल दिए। बाय द वे, माय नेम इज गुल अहमद सदीकी एंड योर्स? उसने अपना तारुफ करवाते हुए हमसे पूछा, तो मैंने जवाब दिया, मेरा नाम कशफ इब्राहिम है, ये मेरी फ्रेंड्स हैं बतूल और मारूह। नाइस टू मीट यू, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद ये उसकी शख्सियत का खासा था, वो मुस्कुराते हुए और भी प्यारी लग रही थी। मैं दिल में एतराफ़ किए बिना ना रह सकी। खैर, उसके बाद रस्मी अलैक सलैक और तारुफ के बाद हम क्लासरूम तक पहुंच गए। गुल की बड़ी बहन भी इसी कॉलेज में पढ़कर गई थी, इसलिए उसे कॉलेज के बारे में खासी मालूमात थी और ये बात हमारे लिए बहुत सूदमंद थी। सो हमने क्लास के बाद भी उसे अपने साथ की पेशकश कर दी, जिसको उसने खुशदिली से कबूल कर लिया। हम कैंटीन में बैठे चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे जब मैंने गुल के माथे पर फिक्र की लकीरें देखी। क्या बात है गुल, तुम परेशान लग रही हो, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करोगी? भाई, दरअसल मेरी रिहाइश का मसला है। इधर मेरे अंकल का घर है, मगर मैं वहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि मैं आंटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और कॉलेज के हॉस्टल में कोई रूम खाली नहीं है, ना कोई मुझसे रूम शेयर करेगा, इसीलिए थोड़ी अपसेट हूँ। उसने खुलकर सारी बात बता दी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, वैसे तो हम तीनों ही एक रूम में हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हमारे साथ कमरा शेयर कर सकती हो। मेरे बोलने से पहले ही मारूह जल्दी से बोल पड़ी। मुझे दिली तौर पर उसके इस फेल से खुशी हुई थी। अगर देखा जाए तो मारूह खुद गर्ज वाक़ हुई थी, मगर फिर भी मेरी बतूल से ज्यादा उसके साथ बनती थी। इससे अच्छा भला और क्या होगा मेरे लिए, बस मैं आज ही अपना सामान लाती हूँ। खुश होते हुए गुल चहक कर बोली। उसके चेहरे से उसकी खुशी का पता चल रहा था। फिर गुल हमारे कमरे में शिफ्ट हो गई और हमारी दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। ना जाने क्यों गुल मुझे अपने दिल से बहुत करीब महसूस होती थी। उसमें न जाने क्या तिलिस्म था कि पल भर में हर किसी को अपना बना लेती थी। हर वक्त हंसती मुस्कुराती कह कह लगाती वो दिल में उतर जाती थी। वो थी भी निहायत खूबसूरत, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वक्त गुजरता गया, अब हम कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। मेरी दोस्ती बतूल और मारूह से ज्यादा गुल से हो गई थी। बतूल तो इस मामले में कुछ न कहती, मगर मारूह अक्सर बातों बातों में बावर करा देती कि अब मैं वैसी नहीं रही, इन्हें इग्नोर करती हूँ, वगैरह वगैरह। मगर मैं उसकी बातों पर कान न धरती और अपने मामलात में उसे इंटरफेयर करने की इजाजत ना देती। ऐसे में वो कुछ दिन तक रूठी रहती और फिर खुद ही मान जाती। अचानक हमारी जिंदगी में गोया खिजां सा छाने लगा। मैंने गुल को मुरझाते हुए देखा। अब गुल की पहले की तरह हरदम ताज़ा रहने वाली मुस्कुराहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी और बात बात पर कह कह लगाने वाले लब खामोश रहने लगे थे। हम सब बैठी बातें कर रही होती और वो न जाने कौन सी दुनिया में चली जाती, हर वक्त खोई खोई रहती।
पूछो तो कुछ नहीं, ऐसे ही तुम लोगों का वहम है, ये बातें कहकर टाल जाती। रोज बरोज उसकी शख्सियत पुरअसरार सी होती जा रही थी। पहले वो कभी क्लास मिस नहीं करती थी और अब आए रोज क्लास से गैर हाजिर होती और पूरे कॉलेज में भी ढूंढने से ना मिलती। मैं इन हालात में हद दर्जे परेशान थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। वो तो अपनी छोटी छोटी बात भी मुझसे शेयर करती थी, तो आखिर अब ऐसा क्या मामला था जो वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। बतूल और मारूफ भी उसकी इन पुरअसरार हरकत से परेशान थी। उस रात शदीद प्यास के बायस मेरी आंख खुली। कमरे में चांदनी फैली हुई थी। सामने दीवार पर खिड़की मौजूद थी। गुल का बिस्तर खिड़की के साथ था। फिर मेरा, मारूफ और बतूल का बिस्तर बिलतरतीब बिछा हुआ था। मारूफ के बिस्तर की तरफ करवट लिए हुए थी। गुल और मेरे बिस्तर के दरमियान सरहाने की तरफ एक छोटा सा टेबल रखा था जहां पानी का जग मौजूद होता था। मैं उठकर बैठ गई और जैसे ही गुल के बिस्तर की तरफ मुड़ी तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। दिल और सांस अपनी पूरी रफ्तार से चल पड़े थे। प्यास की शिद्दत में और भी इजाफा हो गया था, मगर मुझ में इतनी भी सकत ना थी कि अपने से कुछ फासले पर मौजूद पानी को हलक में उंडेल सकूं। गुल अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थी, बल्कि खिड़की के सामने मौजूद थी। उसके बाल खुले हुए थे और सफेद कलर की नाइटी पहने हुए थी। कमरे का माहौल अजीब पुरअसरार सा हो रहा था। वो न जाने किस से मध्यम आवाज में बातें कर रही थी। मैं उसकी बातें समझने से कासिर थी। वो मेरी तरफ पुश्त किए हुए थी। फिर वो अचानक पलटी। मुझे लगा मेरी सांस थम जाएगी। उसके चेहरे पर वही जानदार, दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट रेंग रही थी, मगर आज मुझे इस मुस्कुराहट से खौफ महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम मेरी तरफ बढ़ा रही थी। मैंने घबरा कर बतूल और मारूफ की तरफ देखा तो वो पुरसकून नींद के मजे ले रही थी और यहाँ मेरी हालत खौफजदा हिरनी की तरह हो रही थी जो शिकारी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही थी। मारूफ, मेरे होंठ फड़फड़ा कर रह गए। मुझे अपनी आवाज खुद भी मुश्किल से सुनाई दी। शायद उस खौफनाक माहौल ने मेरी सारी कुव्वतें सल्ब कर ली थी। उस वक्त मैं अपनी अजीज तरीन दोस्त को अपनी मौत समझ रही थी। गुल मेरे बिस्तर से 2 कदम के फासले पर थी। फिर वो पानी की तरफ बढ़ी और ग्लास में पानी उंडेल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। जब मैंने कोई पेशकदमी ना की तो वो मेरे करीब बैठ गई। मेरे जिस्म में तो एक सर्द लहर दौड़ गई और मैं झुरझुरी लेकर रह गई। घबराओ नहीं, डर क्यों रही हो? क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? ये लो, पानी पियो। वो तो बिल्कुल पहले वाली गुल लग रही थी। पानी को अपने इतने पास देखकर मेरी प्यास और बढ़ गई। मैंने उसके हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी गई। हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने गुल की तरफ देखा। गुल, तो तुम वहां क्या कर रही थी? मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। खौफ और डर अभी तक मुझ पर तारी था। अच्छा, तो तुम मुझसे डर रही थी? वो जोरदार कहकहा लगाकर बोली। फिर घबरा कर मारूफ की तरफ देखा जो हमारी बातों से डिस्टर्ब हो रही थी। घबराओ मत, ऐसे ही चांद देख रही थी। तुम्हें तो मालूम है ना मुझे चांदनी रातें कितनी पसंद है। वो तकिए को गोद में रखते हुए पुरसकून आवाज में बोली। उसके बेतकल्लुफाना अंदाज से मैं भी कदरे पुरसकून हो चुकी थी। नहीं गुल, तुम किसी से बातें कर रही थी। मैं तो अपनी बात से हटने को तैयार न थी। कशफ, आओ मेरे साथ। अब की बार वो कदरे संजीदा थी। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। वो है ना, उसी से बातें कर रही थी। उसने दूर आसमान पर चमकते हुए चांद की तरफ इशारा किया और खिलखिला कर हंस पड़ी। गुल, मान लो तुम्हें तो झूठ भी बोलना नहीं आता, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली और वापस जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। मैं भी उससे कुछ फासले पर बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से एक स्याह जिल्द वाली डायरी और सुर्ख रंग का कलम निकाला। मैं पहले भी ये डायरी देख चुकी थी, मगर पढ़ने की इजाजत गुल ने नहीं दी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने उसे कहा था, गुल तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करती हो, पर इस डायरी में ऐसा क्या है जो मैं नहीं पढ़ सकती? मुझे तो तजस्सुस हो रहा है, प्लीज मुझे पढ़ने के लिए दे दो।
میں نے التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائری لینا چاہی۔ نہیں، میں اس میں وہ باتیں لکھتی ہوں جو میں کسی سے بھی نہیں کر سکتی، اس نے قطعی انداز میں کہا اور ڈائری بیگ میں رکھ دی۔ میں نے بھی اس کے بعد اس سے ڈائری پڑھنے کا کبھی مطالبہ نہ کیا، لیکن آج وہ ڈائری میری طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ لو، یہ پڑھو گی تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ شاید میں اپنے منہ سے ٹھیک طرح نہ بتا پاؤں۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی۔ میں نے ڈائری پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم سو جاؤ، مجھے اس میں کچھ اور لکھنا ہے، آخری بار۔ وہ آخر میں تھوڑی آہستہ آواز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آخری بار؟ آخری بار کیوں؟ یار، پھر یہ ڈائری ختم ہو جائے گی نا۔ اوہ، ایسی بات ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں ابھی سونے کی کوشش میں مصروف تھی کہ گل کی آواز سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید ڈائری لکھ چکی تھی۔ کیا بات ہے گل؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور زور سے مجھے گلے لگا لیا، جیسے آخری بار مل رہی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جیسے ہی اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ رات کے اس پہر اس کا یہ پیار مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا نا۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنے بستر پر چلی گئی اور کھڑکی کی طرف کروٹ لے لی۔ پاگل ہی ہے، میں دل ہی دل میں کہتے ہوئے مسکرائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلا دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ سورج مقررہ وقت پر نکلا اور اسی طرح تمام جاندار اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مگر یہ دن میرے لیے عام نہیں تھا، بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ بطول نے تقریباً 8 بجے مجھے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر جب واپس آئی تو بطول گل کو اٹھا رہی تھی۔ بطول، رہنے دو، یہ رات کو دیر سے سوئی تھی، کچھ دیر سو لینے دو اسے، میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ بطول کندھے اچکاتے ہوئے ناشتہ لینے چلی گئی۔ 10 بجے تک گل نہ اٹھی تو مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ وہ تو تقریباً 8 بجے روز اٹھ جاتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک، پھر آج اتنی دیر تک کیسے سو سکتی تھی؟ میں نے اس کے قریب جا کر کندھا ہلایا۔ اس کا جسم مجھے اکڑا اکڑا سا لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اسے سیدھا کیا اور چہرہ تھپ تھپایا۔ یہ جان کر میرے حواس گم ہونے لگے کہ اس کا جسم برف کی مانند سرد ہو رہا تھا اور چہرہ ایسا تھا جیسے سارا خون نچوڑ لیا کیا ہو۔ اس کے باوجود ایک سکون سا اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جیسے گل گہری میٹھی نیند کے جھولے میں جھول رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر بطول اور معروف کو آواز دی۔ وہ بھاگ کر آئیں۔ معروف نے گل کی نبض چیک کی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو اس کی نبض ہی نہیں چل رہی یار، وہ بمشکل ہکلاتے ہوئے بولی۔ بطول بھاگ کر وارڈن کو بلا لائی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ڈاکٹر نے گل کی موت کی تصدیق کر دی۔ موت کی وجہ غالباً ہارٹ اٹیک بیان کی گئی تھی۔ ہمیں تو کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ ہماری عزیز ترین دوست اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کے گھر والوں کو کس نے انفارم کیا، تدفین کے مراحل کس طرح طے ہوئے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وقت دنیا کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے زخموں کو بھی قدرے مدھم کر دیا تھا، لیکن وہ ہمارے دلوں میں رہتی تھی۔ ہم ساری زندگی اسے بھلا نہ سکتے تھے اور یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ پھر جیسے تیسے فائنل ایئر کے امتحانات دیے اور واپس ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ لیکن ابھی تو بہت سے انکشافات میرے منتظر تھے جنہوں نے میری الجھن کو دور تو نہ کیا، ہاں میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ضرور کر دیا۔ مجھے گھر آئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا جب میں نے اپنے بیگ کو کھولا تو اس میں میری چند ایک ضروری چیزیں موجود تھیں۔ جیسے ہی میں نے بیگ کو کھولا میری نظر گل کی سیاہ جلد والی ڈائری پر پڑی۔ میں نے جلدی سے ڈائری کو باہر نکالا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جو گل مجھے پڑھوانا چاہتی تھی۔ فطری تجسس کے تحت میں نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر خوبصورت انداز میں گل احمد صدیقی لکھا تھا۔ اگلے چند صفحات پر اشعار لکھے تھے، پھر باقاعدہ تحریر کا آغاز تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی ڈائری ہے۔
पहले मैं डायरी लिखना फजूल समझती थी, पर आज बाजार गई तो ये खूबसूरत प्यारी डायरी नजर आई। बस मेरे दिल ने कहा खरीद लो, और मैंने खरीद ली। क्यों, अच्छा किया ना। फिर अगले चंद सफ़हात पर उसने अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें लिखी थी। आज मेरा कॉलेज में पहला दिन था और आज ही इतनी प्यारी मुखलिस दोस्तें मिल गईं, और पता है आज ही उन्होंने मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। है ना मज़े की बात। बस मेरी ये दुआ है कि हम चारों दोस्तें हमेशा साथ रहें। उसकी तहरीर ने मेरी आंखों में नमी सी भर दी। मैंने जल्दी से सफ़ा उलट दिया। हर लड़की अपनी ज़िंदगी में ढेरों ख्वाब देखती है, और ज़्यादातर ख्वाब किसी दूर देश के शहजादे के मुतल्लिक होते हैं। मैं भी तो एक आम सी लड़की हूँ, तो मैं भी ख्वाब देखती हूँ, लेकिन ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था कि कभी मेरे इन ख्वाबों की ताबीरें भी मेरे नसीब में लिखी होंगी। वो शहजादा जो सिर्फ ख्वाबों में मेरे साथ होता था, हकीकत में मेरे सामने आ गया है ना अजीब। बस अब मेरी मंजिल दूर नहीं है। बहुत जल्द मैं अपने ख्वाब नगर में चली जाऊंगी, बहुत जल्द। ये क्या लिखा गुल ने? उसने कभी मुझसे अपने ख्वाबों का जिक्र नहीं किया था, और ये शहजादा, ये कौन है? अजीब अजीब सवाल मेरे जहन में सर उठा रहे थे। मैंने सवालों को झटका और सफ़ा आगे पलट दिया। मैं बहुत खुश हूँ। दिल चाहता है सारी जिंदगी इसी तरह उसके साथ दुनिया जहान की सैर करती रहूं। उसने मुझे पूरी दुनिया घुमाई है। बस मैं आंखें बंद करती हूँ और हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में सैर को निकल जाते हैं। लेकिन वो कहता है वो मुझे दूसरी दुनिया में ले चलेगा, जो इस दुनिया से कहीं ज्यादा हसीन है, जहाँ मैं और वो हमेशा हमेशा के लिए संग संग रहेंगे। लेकिन इस सब के लिए मुझे अपने बहुत से प्यारों को छोड़ना पड़ेगा, और ये मैं कब कर सकूंगी भला, क्योंकि मैं तो अपने प्यारों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरी दोस्तें, मैं इनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो मैंने फैसला किया है, मैं उससे बोलूंगी वो मेरे साथ इसी दुनिया में रहे। हम यहाँ भी तो खुश रह सकते हैं ना। बस आज मैं उसे अपना फैसला सुना दूंगी। गुल की ये चीजें पढ़कर मेरी तो मजीद उलझन भरती जा रही थी। वो किसके मुतालिक बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुझसे रूठ गया है, वापस लौट गया है। उसने मुझे 1 महीने का वक्त दिया है। या तो मुझे उसे चुनना है या अपने अजीजों को। मगर मैं क्या करूं? उसके चले जाने के बाद ही तो मुझे पता चला है कि मैं उससे दूर रहना तो दूर की बात है, दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इन 3 महीने और 10 दिनों में वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो गया है। मेरे आगे की पूरी जिंदगी उसके एक फैसले पर मुनहसर है। आखिर वो पुरस्कार शख्सियत है कौन? मेरे हाथ उलझन का कोई सिरा नहीं आ रहा था। आज वो आया था। मेरी तरह वो भी बेताबो बेचैन था, और जब मैंने उसे अपना फैसला सुनाया तो खुशी के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। उसकी एक खुशी की खातिर तो मैं अपनी जात मिटाने को तैयार थी। हाँ, एक कसक, एक दुख है कि मैं बाकी सबको छोड़कर जा रही हूँ, पर क्या करूँ? कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। आगे के तमाम सफ़ात खाली थे। मेरे दिलो दिमाग में अजीब इज़्तिराब छाने लगा था। ये डायरी, इसमें मौजूद तहरीर और खुद गुल की ज़ात मेरे लिए एक ऐसे धागों के गुच्छे की तरह थी जिसको जितना सुलझाने की कोशिश करूं उतना ही उलझते जाते थे। मैंने इस डायरी को सैकड़ों बार पढ़ा है और इसी नतीजे पर पहुंच पाई हूं कि शायद वो किसी जिनजादे की मोहब्बत का शिकार थी, जो उसको हम सब से छीनकर अपनी दुनिया में ले गया। आज जिंदगी बहुत आगे आ चुकी है, मगर जब ही कोई लम्हा फरागत का मिलता है, छम से गुल मेरे दिमाग की स्क्रीन पर नमूदार हो जाती है। लेकिन उसकी ज़ात का मुअम्मा आज तक मुझसे हल नहीं हो पाया।